आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है गौरव कुमार ने और वीडियो का टाइटल है 104 कंट्रीज विल गो बैंकरप्ट सून, इज इंडिया नेम ऑन द लिस्ट। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें के चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2022 में सबसे पहले श्रीलंका कोलैप्स होता है और फिर उसके बाद नेपाल, और अब वर्ल्ड बैंक तो यह कह रही है कि सूनर और लेटर लेबनान, इजिप्ट, ग्रीस और टर्की जैसे 107 कंट्रीज भी बहुत जल्द कोलैप्स हो जाएंगे। एंड टू योर सरप्राइज, इस 107 कंट्रीज की लिस्ट में यूएसए द ग्रेट सुपर पावर भी शामिल। अब आई नो इट्स क्वाइट शॉकिंग और आप यही सोच रहे होंगे कि यूएसए जैसे सुपर पावर का नाम है तो इंडिया का नाम कौन से नंबर पर होगा, इन टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100? वेल, द आंसर इज नोप। यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज इस लिस्ट में शामिल है, बट इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज का इस लिस्ट में नाम ही नहीं है। बट यहां पर बात यह है कि आखिर कैसे, इसके पीछे रीजंस क्या है और वो कौन से कंट्रीज है जो बहुत ही जल्द बैंकरप्ट होने वाले हैं। आइए लेट्स फाइंड आउट इन आवर टुडेस वंडरफुल वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली क्राइसिस की वजह से श्रीलंका में क्या क्या हुआ था ये हम सभी को पता है। मुझे नहीं लगता कोई भी इस भीड़ की चीखों को अभी तक भुला पाए। और ना ही कोई इस बात को भूलेगा कि क्राइसिस की वजह से लंका ना सिर्फ एक बार फिर से जली थी एंड एट लास्ट वो डूब गई। बट आपको क्या लगता है श्रीलंका एक ऐसा देश है जो इस साल ये सब सह रहा है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। इजिप्ट, टूनिशिया, लेबनान, अर्जेंटीना, एल साल्वाडोर, पेरू, घाना, केनिया, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका जैसे 107 कंट्रीज बिल्कुल श्रीलंका की तरह इस लिस्ट में शामिल है। और अगर आपको मेरी बातों पर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना, तो आप खुद लैटिन अमेरिकन कंट्री पेरू में फूड एंड फ्यूल क्राइसिस की प्रोटेस्ट की वजह से जल रही इस आग को देख लो, या वहां पर प्रोटेस्टर्स की पुलिस के साथ हो रही ये लड़ाइयां को देख लो। अर्जेंटीना में फूड, फ्यूल एंड फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लार्ज स्केल पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और साउथ अफ्रीका का बढ़ता डेट ग्राफ और 30 सालों में पहली बार केनिया में जीडीपी ग्रोथ का नेगेटिव आना, ये सब क्या इंसिनुएट कर रहा है? करेक्ट, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कंट्रियां सूनर और लेटर बैंकरप्सी के मार्ग पर चल रही है। और वर्ल्ड बैंक और यूएन द्वारा किया हुआ ये प्रेडिक्शन का क्या कि आधे से ज्यादा वर्ल्ड क्राइसिस की वजह से डूब जाएगा। बट फ्रेंड्स, नाउ आई एम वेरी श्योर कि यू आर वेरी क्यूरियस कि आखिर इतने सारे क्राइसिस अचानक से इतने सारे देशों में कहां से आ गए? कैसे ये सारी कंट्रियां एकदम से आउट ऑफ द ब्लू डूबने की कगार पर आ गई हैं? सो फ्रेंड्स, बात ये है ना कि ये सारे मेजर इश्यूज पूरे वर्ल्ड में 4 मेन कारणों की वजह से हो रहे हैं। पहला कारण, फूड क्राइसिस। वर्ल्ड में फूड क्राइसिस इतना सीवियर हो गया है कि इजिप्ट के पास सिर्फ 2 महीने के ही व्हीट सप्लाईज बाकी है। इराक में तो व्हीट प्राइसेस 35% से बढ़ चुके हैं और उसके प्रोटेस्ट में लोग रास्ते पर उतर आ गए हैं। लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट सिर्फ इराक में ही नहीं है, बल्कि स्पेन, सोमालिया, अल्बानिया, येमेन, टर्की और लेबनान जैसे वर्ल्ड के डिसेंट इकोनॉमीज में भी चल रहा है। और इन दुनिया भर में चल रहे प्रोटेस्ट को कोई और नहीं बल्कि रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चला रहा है। और वो कैसे? यूक्रेन जिसे दुनिया यूरोप का व्हीट बास्केट कहती है, प्लस रशिया बीइंग वन ऑफ द मेजर व्हीट एक्सपोर्टर्स, ये दोनों आज वॉर की वजह से एक्सपोर्ट बंद कर चुके हैं। बट अफ्रीकन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो मोस्टली इन्हीं कंट्रीज पर फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, वो आज क्या कर पा रहे हैं? अगर उन तक खाना टाइम तक नहीं पहुंच पाएगा तो वहां पर प्राइसेस राइज होने लग जाएंगे और फूड जैसी बेसिक कमोडिटी का प्राइस राइज हो जाएगा, मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में दुनिया को सिर्फ फूड क्राइसिस ने ही नहीं घेर के रखा, बल्कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आज फ्यूल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, ड्यू टू व्हिच वर्ल्ड की मेजॉरिटी कंट्रीज इससे सफर कर रही है, जिसका नतीजा इन्फ्लेशन बढ़ना, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आना, गुड्स के प्राइसेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ना, व्हिच लीड्स टू स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन्स बढ़ना। और क्राइसिस के समय सिर्फ वही लोग और उनकी फैमिली सर्वाइव कर पाते हैं जिन्होंने अच्छी सेविंग्स कर रखी हो। नाउ आई नो कि आप अभी शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग ये सब सुनकर सोचोगे कि इन सब चीजों का तो नॉलेज नहीं है हमारे पास, और शुरुआत कहां से करें, ये डिसीजन लेना भी हार्ड है हमारे लिए। वेल, ये आसान है, हमें सिर्फ आने वाली टेक्नोलॉजी में ही इंटरेस्ट दिखाना है। मीनिंग कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, वॉलमार्ट, ओरेकल जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी पार्ट बन चुकी है। हालांकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग क्रिप्टो या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में ट्रेड करने में हेजिटेट कर रहे हैं। लेकिन टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, आप भी इजीली क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो थ्रू कॉइन स्विच, जहां पर आप क्रिप्टो एसेट्स लाइक बिटकॉइन, एथेरियम, डोज कॉइन में ट्रेड कर सकते हो। और कॉइन स्विच इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो ऐप है जहां मोस्ट अवेटेड फीचर
फीचर क्रिप्टोस की SIP को लॉन्च किया गया है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि काफी सिमिलर है म्यूचुअल फंड्स के SIP की तरह जो आप हर महीने भरते हो। इसमें बस आपको क्रिप्टो चुनना है, उसमें हर महीने आप एक डिजायर्ड अमाउंट तक बाय करो, डेट सेट करो एंड डन। आपको मार्केट्स को टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करने पर CoinSwitch आपको 100 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन फ्री दे रहा है एज अ ज्वाइनिंग बोनस। सो हरी नाउ एंड स्टार्ट योर SIP जर्नी टुडे विद CoinSwitch ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब बढ़ते हैं हमारे क्राइसिस नंबर 2 की ओर, जो है फ्यूल क्राइसिस। फ्यूल प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं कि पेरू में इन प्राइसेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। और कजाकिस्तान की बात करूं तो हजारों लोग इन हाई फ्यूल प्राइसेस के विरोध में रास्ते पर उतर आ गए हैं। एंड माइंड यू, ये टेंशन सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज ही फेस नहीं कर रहे, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूरोप ये भी फेस कर रहे हैं। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी में लोगों ने इन राइजिंग फ्यूल प्राइसेस के चलते रास्तों पर वायलेंट प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। और इन वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह भी बिल्कुल सिंपल है, द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड के आने से वर्ल्ड में ऑयल की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से फ्यूल प्राइसेस राइज होने लगे। और प्लस इस बनी बनाई केक में चेरी लगाने का काम किया रशिया यूक्रेन वॉर ने। वॉर की वजह से रशिया से फ्यूल का ट्रेड रुक गया और वर्ल्ड एकदम से फ्यूल क्राइसिस में चला गया। अब जाहिर सी बात है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने से कंट्रीज की डिमांड थोड़ी ना कम हो, वो तो उतनी ही रहेगी। प्लस क्राइसिस में कंट्रीज के फॉरेन रिजर्व्स भी खत्म हो रहे हैं और अगर उन्होंने हाई प्राइसेस पर फ्यूल को खरीदा तो फॉरेन रिजर्व्स और डिप्लीट होंगे और उससे बचने के लिए ही तो कंट्रीज डेट उठा रहे, व्हिच इज लीडिंग टू आवर नेक्स्ट क्राइसिस, क्राइसिस नंबर 3, डेट इश्यूज। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस वर्ल्ड मैप को देखिए। यहां पर दिख रहे सारे रेड मार्क्स ये दर्शा रहे हैं कि 148 में से 135 कंट्रीज हेवी डेट्स के शिकार बन चुके हैं। और इन 135 कंट्रीज में से तो 39 कंट्रीज ऐसी है जो पैंडेमिक के बाद से 3 टाइम्स से ज्यादा डेट में गिर चुके हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, उनमें से आधे से ज्यादा तो 20 कंट्रीज के इंटरनेशनल ग्रुपिंग G20 के डेट रिलीफ फंड और मेजर्स से भी एक्सक्लूड हो चुके हैं, जो देखते हुए यही लगता है कि वो शायद अपना डेट कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। एंड इनफैक्ट यही सेम स्टेटमेंट वर्ल्ड बैंक का भी है। उन्होंने कहा दीज कंट्रीज विल नॉट बी एबल टू पे देयर डेट्स इन द कमिंग मंथ्स। लाइक अब टूनिशिया का ही एग्जांपल ले लो। कोविड-19 की वजह से उनकी इकोनॉमी पूरी डूब गई और उसी की वजह से टूनिशिया में आज इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है और 2021 तक उनका फॉरेन डेट उनके GDP का 100% बन चुका है, यानी कि उनके रेवेन्यू के बराबर उनका एक्सपेंडिचर हो चुका है। यानी कि आसान भाषा में जीरो अर्निंग्स, और जीरो अर्निंग्स का मतलब होता है नो सेविंग्स, जिसका मतलब कंट्री की इकोनॉमी अब स्टैग्नेंट हो चुकी है और इसीलिए वहां पर डेवलपमेंट दिखना अब नामुमकिन हो चुका है। एंड नॉट जस्ट टूनिशिया, जैसे कि मैंने कहा था, पूरा वर्ल्ड सूनर और लेटर साथ में डूब रहा है। और फाइनली इन तीनों क्राइसिस की वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम या यूं कहूं तो क्राइसिस खड़ा हो रहा है, वो है हमारा क्राइसिस नंबर 4, इन्फ्लेशन। पोस्ट पैंडेमिक काफी सारे कंट्रीज की हालत खराब थी, वहां महंगाई बढ़ रही थी, वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज इन्फ्लेशन फेस कर रही थी। इनफैक्ट रिसेंटली नेपाल में तो सिर्फ 7% से इन्फ्लेशन बढ़ा और कंट्री गिर गई। अब जरा सोचो उन कंट्रीज का क्या हाल हो रहा होगा जहां पर इन्फ्लेशन 50% से बढ़ रहा है। बिल्कुल, देश के सभी लोग सड़कों पर आ जाएंगे और ऐसा ही कुछ हाल कुछ कंट्रीज में हो रहा है। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन रेट 60% चल रहा है, तो वहीं पर टर्की में 70%, और इसी तरह बाकी कंट्रीज में भी इन्फ्लेशन रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। अब दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज कोई ना कोई क्राइसिस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कहीं भी इंडिया का नाम नहीं है। यस, उन 107 कंट्रीज में हम नहीं आते। वेल, इंडिया एज अ कंट्री इन क्राइसिस से इतना इफेक्ट नहीं हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के कुछ स्टेट्स आज श्रीलंका के जैसे सिमिलर ट्रेंड्स जरूर शो कर रहे हैं। आज इंडिया में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर टोटल 36 एंटिटीज है, मगर सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात का ही कर्जा कंट्रोल्ड है। इंडिया की बाकी सारे स्टेट्स डेट लिमिट से बाहर है। इनफैक्ट पंजाब का डेट इज एट 53.3%, जो सबसे ज्यादा है इन इंडिया। और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो कुछ इंडियन स्टेट्स और श्रीलंका के इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे देश में मिनिस्टर्स के घर नहीं जलाए जा रहे, लूट नहीं मची है, दंगे नहीं हो रहे, जिसका मेजर रीजन ये भी है कि हमारे स्टेट्स को फाइनेंशियल पैकेजेस देकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें रेस्क्यू भी कर पा रही है। अगर सेंटर से फाइनेंशियल पैकेजेस मिलने के बाद भी हमारे इंडियन स्टेट्स कर्ज में ही डूबे हुए हैं, तो फिर आखिर सवाल ये उठता है कि वो सारा पैसा जा कहां पे रहा है। वेल, कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि ज्यादातर पैसा वोटर्स को बहलाने फुसलाने के लिए पॉलिटिशियंस जो बड़े बड़े वादे, स्कीम्स, कॉन्सेशंस एक्सेट्रा देते हैं, वहां पर जा रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। फॉर एग्जांपल, पंजाब का डेट 3 लाख करोड़ होने के बावजूद भी वहां के सीएम ने रिसेंटली सेंटर से 1 लाख करोड़ रुपए की मांग की अपने स्टेट को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए। इतना ही नहीं, राजस्थान के सीएम ने डिस्काउंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ ही ये सारी चीजें भी ऑफर की है। मगर इन कर्ज में डूबे हुए स्टेट्स के लिए इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना इन्हीं के लिए लॉन्ग टर्म में अनसस्टेनेबल हो जाता है। नाउ इसे गलत टैंजेंट में मत लेना। इंडिया एक रैपिडली डेवलपिंग कंट्री है, हमें वेलफेयर की जरूरत है, मगर इस
यूएस वेलफेयर का इस्तेमाल तब करना जब इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, क्या वो सही है? वेल, आई डोंट थिंक सो। आइडियल सरकार कभी भी चीजें फ्री में नहीं बांटती, वो अपने लोगों को सक्षम बनाती है। बट फिर भी ये चीजें हो रही। अब हमारा सेंटर तो स्टेट्स को ऐसे सफर करने नहीं दे सकता, और इसीलिए सफरिंग को कम करने के लिए अगर सेंटर हर बार रेस्क्यू करने के लिए ह्यूज फाइनेंशियल पैकेजेस प्रोवाइड करेगा तो जल्दी ही इसका इफेक्ट नेशनल लेवल पर दिखने लगेगा। बट अगर ऑन दी अदर हैंड सेंटर फाइनेंशियल पैकेजेस प्रोवाइड नहीं करेगा तो धीरे धीरे स्टेट्स और भी ज्यादा डेट में चले जाएंगे और उसके भी इफेक्ट नेशनल लेवल पर दिखने लगेंगे। और जैसे कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कहा था बैंक्रप्सी के केस में, इट हैपेंस ग्रेजुअली एंड देन सडनली। ऐसी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बड़ी नहीं लगती, मगर फिर एक दिन आता है और हम सुनते हैं कि श्रीलंका में क्राइसिस हो गया, नेपाल में क्राइसिस हो गया, एटसेट्रा। और इसीलिए इससे पहले कि इंडिया में क्राइसिस की खबर छपे, हमें चीजों को मॉनिटर करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर इंडिया को इस लिस्ट में ना शामिल होना हो तो आई थिंक इंडिया को वर्ल्ड बैंक और द IMF के बताए गए रोड मैप पर स्ट्रिक्टली चलना चाहिए। जहां सबसे पहले इंडिया को एक क्लियर टाइमलाइन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि कौन सा इकोनॉमिक टारगेट कितने समय में होना चाहिए, उसका एक क्लियर प्लान बनाना होगा। और दूसरा, क्रेडिटर्स के डेट सर्विस पेमेंट्स के ड्यूरेशन को कम करना होगा सो दैट NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की संख्या ना बढ़े। और अगर ये सभी चीजें प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड रही और हम सही स्टेप्स लेते गए तो इंडिया अपने आप को उस लिस्ट से हमेशा के लिए दूर रख पाएगा। बट फ्रेंड्स, इन दिस सिचुएशन व्हाट डू यू गाइस थिंक? आपको क्या लगता है कि हम इंडिविजुअल लेवल पर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेक श्योर करने के लिए कि इंडिया की इकोनॉमी ऑलवेज थ्राइविंग रहे? वेल, आप एक कदम बढ़ा सकते हो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जितना हो सके शेयर करके, ताकि वो भी अवेयर हो। एंड सेकेंडली, स्टार्ट टेकिंग सम एक्शंस इन योर लाइफ एज वेल। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, CoinSwitch ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। अपनी SIP की जर्नी शुरू करो 100 रुपीज वर्थ बिटकॉइंस फ्री में पाकर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। भाई, दुनिया के बारे में जब पढ़ रहे हैं और इस तरह की क्राइसिस के आप सुनते हैं ना, तो नो डाउट एक बार आप जो है ना थोड़ा सा टेंशन में, आप कह रहे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई आने वाले वक्त में दुनिया का पता नहीं क्या बनेगा। क्योंकि नो डाउट दुनिया के हालात इतनी तेजी से चेंज हुए हैं ना पिछले कुछ अरसे से। जैसे एकदम कोरोना वायरस आ गया और उसके बाद पूरी दुनिया एकदम से बंद हो गई, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिवाइव करना शुरू किया, तो फिर यूक्रेन और रशिया जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये जो चीज़ें ना, ये आपको इतना ज़्यादा डिप्रेस करती हैं ना कि आप समटाइम सोचते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं दुनिया में, क्या यही चीज़ें रह गई हैं। वैसे जितना मैं एनालाइज कर पाई ना सिचुएशन को, तो 2019 से मैं कहूंगी कि जो पैंडेमिक का एक सिचुएशन चली उसमें हम हमेशा चाइना को बोलते हैं कि भाई चाइना ने ये चीजें की, मतलब उसने लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया कि ऐसा कोई वायरस आ रहा है। फिर उसके 2 साल गुजरने के बाद अभी जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर का एक सिचुएशन हो गई, और मैं इसमें बोलूंगी रशिया और यूक्रेन से ज्यादा मुझे लगता है कि अगर हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं तो वो अमेरिका है। क्योंकि अभी जो क्राइसिस की सिचुएशन और आने वाले टाइम में क्राइसिस की सिचुएशन लोगों को फेस करनी पड़ेगी, वो सिर्फ ईगो की वजह से फेस करनी पड़ेगी, जो कि अमेरिका और जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अलायंस की वजह से जो एक यूक्रेन को सपोर्ट मिल रही है। और कहीं ना कहीं पर वो सपोर्ट जो है वो सब लोगों को, जितने भी कंट्रीज हैं उनको डैमेज कर रही है। किस सूरत में? जैसे क्राइसिस बताई गई कि जो फूड का शॉर्टेज हो जाएगा, और फूड शॉर्टेज अभी से नहीं, हम लोग काफी टाइम से इस इशू के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि किस तरीके से जो लैंड है वो इतनी फर्टाइल नहीं रहेगी या फिर इतना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी जितना कि लोग, जो एक पॉपुलेशन है उस मतलब उसके अकॉर्डिंग। अगर हम लोग बात करें इन्फ्लेशन की बात करें या फिर हम लोग पेट्रोल की बात करें, मतलब वीट और पेट्रोल की प्राइसेस का तो डायरेक्टली लेना देना यूक्रेन और रशिया की वॉर से। और मुझे लगता है कि ये इतनी महंगी वॉर लोगों को पड़ रही है ना, मतलब उन 2 कंट्रीज के साथ तो जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जो बाकी ये जो कंट्रीज हैं वो भी उसके बहुत ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स देख रहे हैं, और आने वाले टाइम में पता नहीं अभी और कितना ज्यादा लोगों को सफर करना पड़ेगा। यार 2019 के बाद की बात करना, जो सबसे पहले तो भाई 2019 के एंड में हमें कोरोना जो है उससे जूझना पड़ा, और नो डाउट एक लंबे अरसे तक, इवन कि अभी भी अगर बात करें तो आपको जो है वो कहीं ना कहीं उसकी रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद कोरोना के बीच ही बात करें तो एक और क्राइसिस ने जन्म लिया था, जिसमें अर्मीनिया और अजरबैजान की जो है वो हमें वो जंग देखने को मिली थी कुछ हफ्ते जो
जो उनकी जंग चली थी। अब ये रशिया यूक्रेन की बात करें तो नो डाउट अब रशिया यूक्रेन को ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई दुनिया जो है एक बहुत हाई इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है। कई कंट्रीज ऐसे हैं जो कि बैंकरप्ट हो चुके हैं, कई कंट्री ऐसे हैं जिनमें इन्फ्लेशन 70% से ऊपर चला गया है। इवन कि पाकिस्तान में ही बात करें तो इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। अभी जो क्या नाम लेते हैं रिसेंट रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में 13% प्लस जो है इन्फ्लेशन रेट जा चुका हुआ है। तो देखा जाए तो ये काफी ज्यादा चीजें जो है डिस्टर्ब हो रही हैं। पेट्रोल प्राइसेस आपके ऊपर चली गई हैं, वीट की प्राइसेस आपके ऊपर चली गई हैं, ऑयल की प्राइस जो है ड्रेस्टिकली जो है बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। जो कुकिंग ऑयल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर अमेरिका को इसलिए ज्यादा दोषी मानती हूँ ना, क्योंकि अमेरिका मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बहुत मोनोपोली है मतलब पूरी दुनिया में। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड लीडर को ना एक स्टैंड लेना चाहिए जिसमें मतलब जब सैंक्शंस लगा रहा था अमेरिका, मैंने तभी भी ये बात की थी कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको भी कुछ इस तरह के अलायंस बनाने चाहिए या ऐसी कोई ऐसा क्वाड होना चाहिए जो कि ये चीज तय करे कि भाई सिर्फ अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा, बाकी लोग जो है बाकी कंट्रीज जो हैं वो भी डिसाइड करेंगे कि उनके बेनिफिट में क्या चीजें चलती हैं, किस तरीके से उनको जो डिफरेंट सिचुएशन है दुनिया की या किसी भी कंट्री में जो सिचुएशन चल रही है वो कैसे इफेक्ट करती है और उसको मद्देनजर रखते हुए कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को इस लिहाज से जो है ना अब पीछे हो जाना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसमें ये बात बोली गई मेरे लिए दो नाम बड़े हैरान को थे। एक अमेरिका का कि अमेरिका में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और दूसरा टर्की का भी था, क्योंकि टर्की में भी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा मुझे है। तो और भी कंट्रीज है जैसे स्पेन, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, इनका भी मुझे काफी ज्यादा हैरानकुन था मेरे लिए। बट मुझे लगता है कि वैसे देखो अभी तो हम लोग ये एक टाइम के साथ सिचुएशन को देख रहे हैं और चीजें अज्यूम कर रहे हैं, बट जो मे बी प्रिडिक्ट करते हैं समटाइम्स आई थिंक वो सही भी हो जाती हैं और समटाइम्स नहीं भी सही होती। तो दुआ तो यही करनी चाहिए कि आने वाले टाइम में जो चीजें हैं वो बेटर हो जाए, ताकि जो लोग हैं उनको ये सब चीजें फेस ना करनी पड़े। क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि जब भी कोई क्राइसिस आते हैं ना तो सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है एक आम आदमी को। जो अमीर लोग होते हैं उनको भी नो डाउट फर्क जरूर पड़ता है, उनकी इनकम में भी एक फर्क आता है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं आता कि वो अपनी जिंदगी के या जो डेली एक्सपेंडिचर्स हैं उनको बेयर ना कर सकें। तो आई थिंक जो एक आम आदमी है उसके लिए अब लीडर्स को सोचना है कि किस तरीके से हमने उनके लिए काम करना यार है। अगर बात करें जब इन्फ्लेशन होता है या आपकी जो है महंगाई होना स्टार्ट हो जाए, इन्फ्लेशन शॉर्ट जब होता है तो आपके मुल्क का जो है मिडिल क्लास लोअर इनकम वाले लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है इन्फेक्ट होते हैं। जो लीड क्लास है या जो अपर मिडिल क्लास है, जो पॉलिटिशियंस वाली जो एक क्लास है, वो तो भाई उनके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा पैसों का भंडार होता है कि उन्हें जो है इतनी ज्यादा क्राइसिस जो है वो फेस नहीं करने पड़ते। उन्हें क्राइसिस उस तरह क्राइसिस लगते ही नहीं है जितने एक आम इंसान को लगते हैं। तो मेरा वाकई ये ख्याल है कि अब जो है ना ये एक अपनी राजनीति साइड पर करके जो हुक्मरान है उन्हें सोचना चाहिए कि भाई लोगों को आपस में किस तरह जोड़ा जाए, उन्हें किस तरह जो है पास लेकर आया जाए। और बीच में मैं थोड़ा ऑनेस्टली क्यूरियस हो रही थी कि मुझे डर था कि कहीं पाकिस्तान का नाम बीच में ना हो, लेकिन ये कि इस हाई डेप्थ में था, लेकिन ये कि हाई अलर्ट पर तो सिचुएशन अभी भी है। तो आई डोंट नो कि लिस्ट में कौन से नंबर पर है, बट दुआ मैं ये करती हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, आने वाले टाइम में चीजें जो हैं वो स्टेबल हो जाएं। और बीच में एक और इशू डिस्कस किया गया जो पॉलिटिकल पार्टीज का, उसको लेकर मेरा तो हमेशा यही होता है कि आपको कुछ भी फ्री में लोगों को नहीं देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं स्पेशली पाकिस्तान की बात करूं, हमारे यहाँ पर एक कल्चर रहा है शुरू से कि आपको वोट बैंकिंग के लिए कुछ ना फ्री देना पड़ता है, फ्री की चीजें देनी है, सब्सिडी। और मुझे ये चीज इतनी गलत लगती है और उसकी रीजन ये कि हम लोगों को पैरालाइज कर रहे हैं कि भाई हम आपको मुफ्त में खाने की या मुफ्त में चीजें देने की आदत डालें। अब ये सिस्टम इतने टाइम से चलता आ रहा है ना कि अभी आकर जो सिचुएशन हो चुकी हुई है और लोगों को अब उससे दिक्कत हो रही है कि भाई हमें मुफ्त में चीजें क्यों नहीं मिल रही, हमें तो आदत पड़ी हुई थी कि मेहनत ना करके फ्री में चीजें लेने की। तो मुझे लगता है कि आपको अपने
अपने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, रादर देन कि आप उनको इस तरीके से मुफ्त में चीजें दो। मैं ये नहीं कह रही कि सब्सिडी मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको सब्सिडी ना दो, सब्सिडी बिल्कुल दो, उनको एक नया काम स्टार्ट करवाओ या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आओ जिनमें उनको अच्छी इनकम आप दो ताकि वो अपनी परचेजिंग पावर अच्छी कर सके। तो आई थिंक इस तरह के मॉड्यूल्स होने चाहिए, रादर देन कि भाई वोट अगर अभी इलेक्शंस आने वाले हैं तो हम लोगों को जो अपना वोट बैंक रखना है तो इस वजह से अब हम लोगों को इतने पैसे देंगे। अब आप जितने पैसे देंगे वो सारा बर्डन आप पर ही आएगा। वो अभी तो आपको लग रहा है कि हमारा फायदा है, लेकिन आने वाले टाइम में वो कितना नुकसान है या आपके ऊपर कितना बर्डन है इसकी आपको समझ में भी नहीं है। और सबसे ज्यादा तो मुझे इस चीज का अफसोस होता है कि हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है ना वो आकर बहुत सारे मतलब शोज करते हैं जो करंट टॉपिक्स होते हैं, लेकिन वो लोगों में अवेयरनेस नहीं लेकर आते कि भाई अगर ये चीज हो रही है तो इसके पीछे क्या रीजन है और हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों को एजुकेट करें कि भाई चीजें किस तरह से होती हैं। जैसे कि इस वीडियो में बात बोली गई कि पहले चीजें आहिस्ता आहिस्ता होती है, फिर एकदम से जो है ना वो सब कुछ चेंज हो जाता है। और मुझे यही सिचुएशन जो है वो वाकई दुनिया में डिफरेंट मुल्कों में नजर आ रहा है। यार मैं दुनिया की बात करूँ ना, दुनिया इस टाइम बहुत ज्यादा तेजी से जो है वो चेंज हो रही है, खासतौर पर अगर अपने ऐसे सोर्सेज की बात की जाए जो उन्हें दूसरे मुल्कों से खरीदने पड़ते हैं। जैसे ऑयल की बात करें, पेट्रोल की बात करें या क्रूड ऑयल की बात करें, दूसरे मुल्कों से खरीद के उन्हें रिफाइन किया जाता है। तो ऑन द अदर साइड में पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो पाकिस्तान में हमेशा से शुरू से ये देखने को मिला कि आप जो सस्ते सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, यहाँ पे हमेशा उन्हें जो है रिजेक्ट किया जाता है, और जो महंगा सोर्स है जिसमें आपको कमीशन मिल रहा हो या इस तरह की चीज़ें हो वो उससे जो है ग्रैब किया जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल बात की जाए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर जो है रेलवे का सेक्टर है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बात की जाए तो अगर वहां पर देखा जाए तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक जो ट्रैक है उसके नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। जो था वो हमने उखाड़ दिया हुआ है क्योंकि भाई हमें वो चाहिए नहीं था। हमारा जो है पूरा निज़ाम वो डीजल पर चल रहा है, ठीक है। अब डीजल वही ना, डीजल अब लाजमी बात है वो हमें जो है क्रूड ऑयल की फॉर्म में जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं बल्कि ये देख रहा था पूरी दुनिया जो है वो अब ये तैयारी कर रही है कि सोलर प्लेन्स की तरफ जाया जाए। पाकिस्तान में भी इसका कोई नामो निशान नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए तो आपके पास अभी भी टेक्नोलॉजी वही है। यानी कि दुनिया अगर जा रही है, मैं बाइक की यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगा कि दुनिया में अगर कोई बाइक चल रही है वो 1 लीटर में आपको अगर 60 से 70 किलोमीटर दे, ये पाकिस्तान में अभी भी वही पुरानी कार्बोरेटर वाली जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है जो आपको 35 से 40 किलोमीटर जो है वो आपको एवरेज दे रही है। तो अगर देखा जाए ना तो हमेशा से यहाँ पर मुझे ये चीज़ देखने को मिली है, बजाय इसके कि नई से नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाए किसी ना किसी सोर्स से जो है। जैसे हम सुनते हैं इथेनॉल से या किसी और चीज से जो है गाड़ियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि कम से कम जो है वो कार्बन एमिशन हो, और जो है दूसरे मुल्कों से जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम क्रूड ऑयल उसमें कमी लाई जा सके। तो ये चीज यहाँ पे मुझे बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे आपको बिजली, यहाँ पे आपको हर चीज जो है वो ऑयल से ही बनती हुई यानी कि ज्यादातर मिलती है। उसकी रीजन मुझे यही लगती है कि लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस, ये चीजें आपके पास है ही नहीं है। तो आपको जो मतलब चूरन चटाया जाए आप उसी पर भाई खुश होते हैं कि हाँ हम लोग ठीक हैं, और हम लोग उसी एक हम कहेंगे कि बाउंड्री में रहकर अपने आप को बड़ा एक खुशकिस्मत समझते हैं। बट एनीवे आई होप कि आने वाले टाइम में लोग जो हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। और बाकी जिस लिहाज से उन्होंने इंडिया की सिचुएशन बताई, अभी जो हम लोग इंडिया की सिचुएशन देखते हैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया में हो रही है, और जिस तरीके से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, और लेकिन जो उन्होंने इंटरनल जो इश्यूज बताए हैं उसमें मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि जो स्टेट्स के जो डेट हैं मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लेती है। डेट मतलब कि उनका जो है वो कहाँ से मतलब उनको ज्यादा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही शायद देती है। मतलब डेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, और उसी डेट को मतलब वो और ज्यादा ऊपर हो जाता है और फिर दोबारा से उनको लेना पड़ता है। बिल्कुल लाज़मी बात है, इनकम इतनी है नहीं, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, सब्सिडीज दे के जो है वो किया हुआ है, तो फिर लाज़मी बात है वो फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं। इस तरह से तो जो कहते हैं ना कि कुएं भी हो वो भी खाली हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इस चीज को
सोचना चाहिए। बट सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जब लोगों को समझ में आती है कि भाई हमारे पैसे खर्च कहाँ पर हो रहे हैं, आपको जब इतने पैसे मिल रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को इस चीज की समझ है। और आप जरूर बताइएगा इसके बारे में कि आपका क्या ख्याल है कि क्या चीजें जो है वो होनी चाहिए जो कि एक नेशन को या एक कंट्री को एक बेहतर साइड पर लेकर जा सकती है। जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या और रीजन लगते हैं क्राइसिस के जो कि पूरी दुनिया फेस कर रही है, और आने वाले टाइम में आपके लिहाज से क्या मतलब सिचुएशन होगी दुनिया की, जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।